हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर व्यापारिक अनुत्पादक कृषि के बारे में बात की थी। आज अपन लोग व्यापारिक बागवानी और दुग्ध जो कृषि उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है व्यापारिक बागवानी कृषि। हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो के अंदर व्यापारिक अनुत्पादक कृषि के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग दुग्ध कृषि और जो बागवानी कृषि है उस बागवानी कृषि के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्यापारिक फसल तथा पशु आधारित कृषि। व्यापारिक फसल और पशु आधारित कृषि को मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। यह इसको व्यापारिक फसल एवं फसल कृषि प्रदेश, व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार के व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेशों में 3 प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं। स्थानीय बाजार के लिए भोजन की फसलों का उत्पादन, पशुओं को खिलाने के लिए चारे की फसलों का उत्पादन, बिक्री तथा मुद्रा प्राप्त करने के लिए मुद्रा फसलों का उत्पादन। इस प्रकार के कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश तथा पूर्व सोवियत संघ हैं। रोपण कृषि तथा विस्तृत कृषि की तुलना में मिश्रित कृषि करने वाले कृषक को यह सुविधा रहती है कि उसकी आय के कई स्रोत होते हैं और एक पदार्थ के मूल्य में घटाबढ़ी होने पर उसका प्रभाव आसानी से सहन कर सकता है। मिश्रित कृषि प्रदेश की विशेषताएं, इसमें अनाज की फसलों को चारे की फसलों के साथ नियमित हेरफेर के साथ उगाते हैं। कृषि फार्म पर कुछ पशु भी रखे जाते हैं। कृषि फर्मों का आकार छोटा होता है, जो सामान्यतः 100 एकड़ से भी कम होता है। कृषि फार्म पर उत्पादन के लिए कृषक परिवहन के अलावा केवल 1 या 2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि बहुत गहरी विधि के द्वारा की जाती है। इसमें फार्म मशीनरी, ट्रैक्टरों, ट्रकों, हार्वेस्टरों आदि पर कृषि साज सज्जा पर बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है। फार्म की इमारतें विशेष प्रकार की बनाई जाती हैं जिसमें फसलों के उत्पादन को सुखाने, निखोलने, छानने आदि के प्रक्रम होते हैं तथा उनमें पशुओं को रखा जाता है। मिश्रित कृषि में वनस्पति और पशुओं के खाद्यों तथा रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इनके कृषक भी बुद्धिमान, दूरदर्शिता, दक्ष और समाजनिक क्षमता वाले होते हैं। मिश्रित कृषि के 2 वर्ग होते हैं। व्यापारिक उद्देश्य से विश्व के बाजारों की मांग पूर्ति के लिए फसलों तथा पशुओं का उत्पादन, मुख्यतः स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन। फर्स्ट, व्यापारिक उद्देश्य से किए जाने वाली मिश्रित कृषि के फार्म किसी बाजार या नगर के समीप स्थित होते हैं अथवा परिवहन की किसी मुख्य प्रणाली के समीप स्थित होते हैं जिसका संबंध उस बाजार से होता है। इस प्रकार जल्दी खराब हो जाने वाली खाद्य पदार्थ जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, सब्जियां, मांस आदि को शीघ्रता से बाजार में पहुंचा दिया जाता है। मिश्रित कृषि के उत्पादन में अनाज, मांस, दूध, कंद मूल जैसे आलू, गाजर, चुकंदर आदि फल, अंडे तथा चारे की फसलें होती हैं। इस प्रकार की व्यापारिक मिश्रित कृषि पश्चिमी यूरोप के देशों में जैसे नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन आदि में, मध्य यूरोप के देशों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, चेक, स्लोवाक गणराज्य आदि देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में, बड़ी झीलों के आसपास के क्षेत्रों में तथा मक्का की पेटी में और पूर्व सोवियत संघ के पश्चिमी भाग में की जाती है। दूसरे प्रकार की जो मिश्रित कृषि होती है वो निर्वहन कृषि होती है। इस प्रकार की मिश्रित कृषि के फार्म बाजारों तथा परिवहन लाइनों से दूर स्थित होते हैं। इस प्रकार के फार्मों का उत्पादन अधिकतर स्थानीय उपभोग में आता है और इसकी बहुत बड़ी थोड़ी मात्रा बिक्री के लिए बाजारों में भेजी जाती है। इस प्रकार की मिश्रित कृषि पूर्व सोवियत संघ के उन भागों में होती है जहां हल्के अनाज जैसे एक प्रकार का काला गेहूं जिसे राई कहते हैं या जई पैदा होता है। बड़ी मात्रा में आलू, बंद गोभी और दूसरी सब्जियों का उत्पादन होता है। दूध तथा मांस के पशु, भेड़ें, सूअर पाले जाते हैं। अब पूर्व सोवियत संघ के इन छोटे छोटे फार्मों को मिलाकर के बड़े फार्म बनाए गए हैं जिन पर सरकारी पूंजी या सहकारी पूंजी लगा करके व्यापारिक ढंग की मिश्रित कृषि की जाती है। इन सहकारी मिश्रित फार्मों को परिवहन मार्गों के द्वारा नगरों से जोड़ दिया गया है। ये हमारी व्यापारिक मिश्रित कृषि जिसके 2 भाग हैं। एक भाग व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली, दूसरी निर्वहन कृषि के उद्देश्य से की जाने
वाली कृषि। व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि। दुग्ध उद्योग एक साधारण प्रणाली का धंधा है जिसका मुख्य उत्पादन दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। इस प्रकार के कृषि प्रदेश में जो फसलें उत्पन्न की जाती है मुख्यतः पशुओं को खिलाए जाने वाली चारे की फसलें होती हैं। अन्य फसलें जड़ वाली जैसे आलू, गाजर, चुकंदर आदि अनाज तथा दालें होती हैं। दुग्ध जो कृषि है उसका विकास मुख्यतः नगरों के आसपास हुआ है, क्योंकि इनकी डिमांड सबसे अधिक नगरों के आसपास ही होती है। दुग्ध उत्पादन के अंदर क्या है कि मांस उद्योग की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि किसी चारे की निश्चित मात्रा को मांस के पशुओं को खिलाकर मनुष्य भोजन के लिए जितना मांस प्राप्त होता है उतनी मात्रा में उस चारे को दूध देने वाले पशुओं को खिलाकर मनुष्य भोजन के लिए मांस से 3 गुना दूध भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और एक बात और है कि मांस उत्पादन की अपेक्षा दूध उत्पादन कुछ अधिक समय तक श्रम आवश्यक होते हैं, परंतु मांस उत्पादन की अपेक्षा दूध उत्पादन निश्चित रूप से अधिक लाभप्रद होता है। दुग्ध उत्पादन पर बाजार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक डेयरी फार्मिंग की सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव किसी बड़े बाजार की संयुक्ता का होता है। दूध और क्रीम इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं कि इनको तो उत्पादन के बाद कुछ घंटों के अंदर ही बेच देना पड़ता है। सामान्य दूध की बिक्री के क्षेत्र की सीमा 8 घंटे के समय के द्वारा निश्चित होती है, अर्थात उत्पादन के 8 घंटे के अंदर जितनी दूर तक ट्रक इत्यादि के द्वारा दूध को पहुंचा दिया जाए उतनी दूरी तक उस दूध की बिक्री क्षेत्र होता है। दूध को बर्फ से ठंडा करके, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके, अन्य प्रकार की विधियों के द्वारा उसकी क्रीम, मक्खन, पनीर आदि को सुरक्षित रखा जाता है और काफ़ी दूरी तक उसका परिवहन अब संभव हो गया है। इसके अलावा उपयुक्त जलवायु बड़ी आवश्यक होती है। डेयरी फार्मिंग के लिए वे प्रदेश बहुत उपयुक्त होते हैं जहाँ जलवायु समशीतोष्ण हो अथवा ग्रीष्मकाल भी शीतल और नम ऋतु का हो। वास्तव में जहाँ की जलवायु अधिक शीतल और आर्द्र हो वहाँ की अनाजों की फसलों का उत्पादन सफलतापूर्वक नहीं हो सके तो वे क्षेत्र डेयरी फार्मिंग के लिए चारा, घास, शुष्क घास, जई और जौ उत्पन्न करने के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं। दूध देने वाली गायों को जई और जौ का चारा देने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है। अतः जो समशीतोष्ण जलवायु होती है वो पशुओं के लिए और विभिन्न प्रकार के जो पशु उत्पादन होते हैं चारे वगैरह के उत्पादन के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। डेयरी इमारतें। डेयरी उद्योग अधिक सघन फार्मिंग है। इसमें भूमि पर ज़्यादा पूंजी नहीं लगाई जाती बल्कि इमारतों में पूंजी लगानी होती है। दूध के लिए पशुओं को चारा खाने, पानी पीने, रहने आदि के लिए इमारतें बनानी होती है और विशेष प्रकार की इमारतें दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर आदि को तैयार करने के लिए स्वास्थ्यप्रद दशाओं की बनाई जाती है। यानी विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स चाहिए आपको पशुओं को रखने के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, आपको पशु चारे के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, आपको जो विभिन्न प्रकार के पशु उत्पाद होते हैं जैसे दूध है, पनीर है, उनके लिए भी क्या होती है पशु उत्पादन डेयरी बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा एक रिहायशी क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। डेयरी उद्योग के अंदर एक और है कि इसके अंदर एक दूसरा उद्योग इस पर निर्भर करता है, पशुपालन उद्योग। डेयरी उद्योग के अंदर जो छाछ होती है वो छाछ के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर पशुपालन किया जाता है, मुख्यतः सूअरों का। इससे कि छाछ के द्वारा सूअर क्या जल्दी मोटे ताज़ा हो जाते हैं। इस प्रकार डेयरी उद्योग की छाछ पर सूअर पालने का उद्योग चलता रहता है और डेयरी फार्मिंग से दोहरा लाभ प्राप्त होता है। डेयरी फार्मिंग के मुख्य प्रदेश। व्यापारिक डेयरी फार्मिंग का विकास बड़े बड़े नगरीय बाजारों में दूध और क्रीम, मक्खन, पनीर आदि दूध से बने पदार्थों की मांग के कारण हुआ है। डेयरी फार्मिंग के प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु की पेटियों में स्थित हैं जिनमें से मुख्यतः निम्नलिखित है। पश्चिम यूरोप के देश नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन और स्विट्जरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर के न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलों के प्रदेश तक फैली है। ये पेटी आगे मिशिगन, विस्कोन्सिन, इलोनियस, मिनेसोटा तक स्थित है। संयुक्त राज्य के पश्चिम भाग में प्रशांत महासागरीय तट पर कैलिफोर्निया राज्य में भी डेयरी फार्मिंग में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। कनाडा में सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। पूर्व सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में काकेशस क्षेत्र में मॉस्को के भारी क्षेत्र में। विशेषीकरण। व्यापारिक डेयरी प्रदेश में विशेषीकरण अधिकतर पश्चिम यूरोप में हुआ है। बड़े नगरों के समीपवर्ती क्षेत्र दूध बेचते हैं। डेनमार्क ने मक्खन उत्पादन में विशेषीकरण किया है। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड पनीर उत्पादन में प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने यूरोपीय बाजारों से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर स्थित हैं, अतः दोनों मक्खन बनाकर यूरोपीय देशों को बेचते हैं। न्यूजीलैंड का पनीर भी प्रसिद्ध है। कनाडा में पनीर उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि डेयरी उद्योग जो है वो एक विशेषीकृत उद्योग है आपका।
नगरों के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ही इसका विकास हुआ है। कुछ यूरोपीय देश हैं जैसे नीदरलैंड बताया, डेनमार्क बताया, न्यूजीलैंड बताया, इनके निर्यात में 80 से 90% तक जो योगदान है वो योगदान पशु और पशुओं से बने हुए डेयरी उत्पादों के द्वारा होता है। डेयरी उद्योग का विकास औद्योगिकरण के साथ संबंधित है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया वैसे वैसे नगरों का विकास होता गया, जैसे जैसे तकनीकी सुविधाओं का विकास होता गया, परिवहन मार्गों का विकास होता गया, विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटेड और अन्य प्रकार के साधनों का विकास होता गया, वैसे वैसे आपके इस डेयरी उद्योग को गति मिलती गई। क्योंकि दूध और उससे बने जो उत्पाद होते हैं वो बहुत जल्दी खराब होने वाले उत्पाद होते हैं, इसलिए उनका उत्पादन और उसके बाद में उनके उपभोग के बीच में बहुत अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। हम सामान्य से जानते हैं कि दूध कितना जल्दी फट जाता है, मक्खन कितना जल्दी खराब हो जाता है, पनीर फ्रीज से बाहर रखते ही खराब हो जाता है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि डेयरी उद्योग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अधोसंरचना का जो विकास है वो बहुत अधिक करना आवश्यक है। उसमें अधिक पूंजी लगती है, लेकिन अधिक पूंजी के साथ साथ में जो राजस्व होता है या पूंजी जो प्राप्ति होती है वो भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने दो प्रकार के जो कृषि व्यवस्था है, एक तो मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के भी दो प्रकार हैं, एक व्यापारिक कृषि जिसका विकास मुख्यतः यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ है, दूसरी निर्वहन कृषि जिसका विकास मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्रों में हुआ है। इन दोनों प्रकार के जो मिश्रित कृषि हैं, उस मिश्रित कृषि के अंदर जो अंतर है वो उनके मुख्यतः भूमि के स्वामित्व को लेकर है। यूरोपीय देशों में भूमि का स्वामित्व निजी होता है और सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत जो भूमि का स्वामित्व होता था वो सरकारी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में था। इसके आधार पर ये डेयरी उद्योग आपका दो भागों में बट गया है। और दूसरा हमने डेयरी फार्मिंग के बारे में बात किया। आज सबसे आधुनिक, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि सबसे आधुनिक कृषि व्यवस्था कौन सी है। तो सबसे आधुनिक कृषि व्यवस्था आपकी डेयरी फार्मिंग है। और सबसे अधिक फायदेमंद कृषि व्यवस्था कौन सी है? सबसे अधिक फायदेमंद कृषि व्यवस्था आपकी मिश्रित कृषि व्यवस्था है। इन दो ऑब्जेक्टिव सवालों को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसल और पशुपालन दोनों को बराबर का महत्व दिया जाता है और ये मुख्यतः यूरोपीय देशों की विशेषता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे गए हैं, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे।